कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आपका अपना एसपी सर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया भौतिक विज्ञान में न्यूटन के गति के नियम चल रहा था। इस चैप्टर में अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा कर रहे थे जो था रस्सी में तनाव। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको पिछली क्लास में मतलब आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता दी है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। उसी पर आज हम और बातें करेंगे और उस पर और सवाल करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? चलिए तो हम शुरुआत करते हैं ना। इस चैप्टर में अभी तक हम प्रथम गति का नियम पढ़ चुके हैं, है ना। गति का प्रथम नियम पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद हमने बल पढ़ा, संवेग पढ़ा, फिर गति का द्वितीय नियम पढ़ा, फिर उसके बाद में आवेग देखा हमने, फिर आने वाली क्लास में तृतीय नियम देखा, फिर उसके बाद में मुक्त पिंड आरेख, अभिलंब प्रतिक्रिया क्रियाबल, और हम आ चुके हैं अब रस्सी में तनाव पर। तो रस्सी में तनाव पर आ चुके हैं हम, और फिर हम पढ़ेंगे स्प्रिंग बल। क्या पढ़ रहे हैं भैया? स्प्रिंग बल। और फिर हम पढ़ेंगे आगे चलकर छदम बल, है ना। क्या पढ़ेंगे? छदम बल, जो कि एक और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। चलिए बेटा, तो हम शुरुआत करते हैं क्लास की। आज की क्लास में रस्सी में तनाव, और एक इंपॉर्टेंट सी बात देखेंगे कि अगर द्रव्यमान वाली छड़ हो जाती है, द्रव्यमान वाली छड़ भी कह सकते हैं या रस्सी भी कह सकते हैं, तो अगर वो हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, और फिर उसके बाद में घिरनी निकाय को हम कैसे हल करते हैं, ये अभी की क्लास में हम देखने वाले हैं। चलिए बेटा, हम क्लास को शुरू करते हैं। रस्सी में तनाव को लेकर हम कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं सर, कि अगर एक रस्सी है तो ये अगर इस पर कोई बल नहीं लगा तो ऐसी लूली पांगली, ऐसी लूली से पड़ी रही कहीं भी, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि सर आपने इसके दोनों सिरों को अगर खींच दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक सिरे को खींचने से काम नहीं चलेगा, दोनों सिरों को खींचना पड़ेगा। तो अगर आपने इसके दोनों सिरों को खींच दिया तो क्या होगा भैया? यहाँ पर दोनों सिरों को खींचते ही सर इसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या आ जाएगा? तनाव, है ना। तो सर दोनों सिरों को कैसे खींच सकते हैं? एक से एक सिरा खींच रहा हूं तो दूसरा भी खींचना हाँ जरूरी है, या आप चाहो तो दूसरे सिरे को दीवार से बांध सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा हो, या ब्लॉक से बांध दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहां पर रस्सी में जो तनाव आता है, तनाव जो आता है वह किस दिशा में होता है? तो सर यहाँ के जो अणु होंगे, यहाँ के जो अणु होंगे वो अंदर की तरफ खींचेंगे इसको, यहाँ के भी जो अणु होंगे वो अंदर की तरफ खींचेंगे। अंतर आणविक बल की वजह से तनाव उत्पन्न होता है, और ये बल F होगा और ये बल भी F होगा। क्लियर है कहानी? तो ऐसे हम यहाँ पर चीजें कर सकते हैं एवं समझ सकते हैं। चलो बेटा, तो ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। अब हम इस पर ही और सवाल करते हैं, है ना। ये मैं हटा रहा हूं यार, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पिछली क्लासेस में। एक बढ़िया सवाल से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मान के चलो कि यहां पर मेरे पास एक नत समतल पर एक 4 किलो का द्रव्यमान रखा हुआ है ना। ऐसा मैंने माना कि एक 4 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है नत समतल पर, और यहां पर 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, हमें बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो रस्सी है, एक रस्सी से पकड़कर इसे खींचा जा रहा है ना। तो इस रस्सी से अगर पकड़कर खींच रहे हैं तो इसमें तनाव का मान बताना है। रस्सी में तनाव यदि ब्लॉक का त्वरण ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। और मान लेंगे हम जी का मान जो होता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हम ऐसा समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब हम सॉल्व करते हैं सवाल। देखो यार, ये जो रस्सी में तनाव होगा वह तो बल के बराबर होगा सर। अरे यार, हमने कल देखा था ना कि अगर एक रस्सी पिछली क्लास में ना, मेरे कल कहने का मतलब होता है पिछली क्लास में, है ना। एक बच्चा एक दिन सीरियस ले गया, मैं एक दिन क्लास में बोलते सर कल ये वो बचपन में करते हैं ना, वो छोटे छोटे निम्बा निब्बीज रहते हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ पीपल, है ना। मैं एक दिन मंडे के दिन बोल रहा था, सोमवार के दिन मैं क्लास में बोला था कल पढ़ा था, बोलता अरे सर कल तो छुट्टी थी, हंस रहा था। अरे कल कहने का मतलब है कि पिछली क्लास में जो पढ़ा था। देखो भैया, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ऊपर की तरफ त्वरित हो रहा है। तो यहां पर अगर इसमें तनाव देखो मैं, तनाव तो तनाव क्या होगा? तनाव जो होगा वो बल के बराबर होगा। अरे भैया, तनाव किसके बराबर होगा? बल के बराबर। हमने कल देखा था कि अगर एक रस्सी है उसका अपने इधर से खींचा तो उसमें
जो बल होगा उसके बराबर ही तनाव आएगा। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर एक बल आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ है, और ये बिंदु का तो कोई द्रव्यमान ही नहीं है, ये बिंदु का कोई द्रव्यमान नहीं है। तो अगर ये बिंदु का कोई द्रव्यमान नहीं है तो इस पे आगे लगने वाला बल, पीछे लगने वाला बल बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो इसका त्वरण तो होगा। अरे द्रव्यमान ही नहीं है तो इसका त्वरण को क्या करेगा? ले, एफ नेट बराबर लिखता है ma। अगर मान के चलो किसका द्रव्यमान ही शून्य हो गया तो उसमें एफ नेट तो हमेशा ही हमेशा शून्य होना चाहिए, तो उसके आगे और पीछे बल बराबर होगा। चलो ठीक है, हम तो काम की बात पर आते हैं। अब हम आते हैं 4 किलो के द्रव्यमान पर। मुझे एक छोटी सी उम्मीद आप सभी से कि यार मैंने जो बोला था वो आपने याद कर लिया होगा, है ना। मैंने आपको बोला था कि अगर नीचे की तरफ 4 किलो का द्रव्यमान है तो इसका mg नीचे की तरफ लगेगा। क्या लगेगा? mg नीचे की तरफ लगेगा। और मैंने आपको बताया था, वैसे मुझे उम्मीद है यार कुछ बच्चों ने ना अभी तक सॉल्व कर दिया होगा ये सवाल, 4 गुणा g, 4g इसमें नीचे की तरफ लगेगा। और मैंने आपको सिखाया था बेटा कि अगर ये कोण थीटा है या ना 30 डिग्री है तो यहाँ पर ये वाला कोण भी 30 डिग्री होता है। और मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि तल के लंबवत और तल के समांतर 2 घटक टूटते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यह इसी दिशा में गति कर सकता है। तो तल के समांतर जो घटक होगा वो होता है mg sin थीटा। अरे याद आया? बोलो बच्चों। और ये होता है mg cos थीटा, है ना। मैंने बोला था भैया ये बात याद रखना कि एक mg sin थीटा होता है, एक mg cos थीटा होता है। mg sin थीटा जो होता है तल के समांतर होता है, mg cos थीटा तल के लंबवत होता है। तो यहां पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और साथ ही साथ सर इसमें तनाव होगा T इस दिशा में, और ये जो तनाव T है उसी दिशा में इसमें त्वरण भी आएगा। उसी दिशा में क्या आएगा? इसमें त्वरण भी आएगा, इस दिशा में त्वरण आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बल से F बल से खींच कर ले जा रहा हूं तो बोला ऊपर की तरफ। अगर बोलता नीचे की तरफ हो सकता था ना यार कि मैं खींच रहा हूं लेकिन मेरा बल इतना ज्यादा नहीं है, तो वो नीचे की तरफ mg sin थीटा से चले जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, इसमें ऊपर की तरफ खींच रहा हूं इसे, तो T जो होगा T वो ज्यादा होगा mg sin थीटा से। तो मैं लिख सकता हूं सर T माइनस mg sin थीटा जो होगा वो ma के बराबर होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन के। अच्छा, और जो mg cos थीटा होगा वो नॉर्मल के बराबर होगा ही, इस दिशा में बराबर होंगे ही दोनों। अरे mg cos थीटा जो होगा वो नॉर्मल के बराबर होगा ही होगा। चलो भैया अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो t का मान हो जाएगा ma प्लस mg sin थीटा। तो सर m कितना है? 4 है। त्वरण कितना बोला है? 5 बोला है। एक ही तो चीज दी है सवाल में, 5 प्लस 4 गुणा 10 गुणा साइन 30। साइन 30 होगा 1/2। अरे बेटा साइन 30 रखेंगे वहां पर तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो सर यहां पर से तनाव का जो मान आएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा? 20। ओहो, तो तनाव का मान आ चुका है 40 न्यूटन। मतलब ऊपर की तरफ अगर 40 न्यूटन का तनाव है या ये जो बल लग रहा है वह 40 न्यूटन का हो तो बात बन जाए। 40 न्यूटन का बल लगेगा तो बात बन जाएगी, और 40 न्यूटन के बल से वो ऊपर की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जाएगा। चलो भैया एक और सवाल कर लेते हैं, ऐसा ही बहुत ही रोमांचक सा सवाल। यह AIPMT की जैसी और अदर स्टेट एग्जाम्स जो होती थी ना उसका एक सवाल है ना। अदर स्टेट्स कहने का मतलब क्या है? मतलब कि क्या होता है बेटा, जैसे नीट के पहले AIPMT होता था, हर एक स्टेट अपनी अपनी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाता था मेडिकल के लिए। तो उसी का एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सवाल है, जी मींस लेवल का सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल। सवाल में बोला है कि दीवार पर स्थित एक रस्सी द्वारा एक धातु के गोले को लटकाया गया है। अच्छा, ये एक धातु का गोला है, गोले पर कार्यरत बल चित्र में प्रदर्शित है। तो देखो यार उसने बता दिया कौन कौन से बल लग रहे हैं, उसने FBD बना के दे दिया। अरे भाई इससे अच्छा इंसान कहां मिलेगा, उसने FBD खुद ही बना दिया। उसने बोला कि देख एक R इस तरफ है, ये जो R है ये हमारा अभिलंब, ये हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल है,
ठीक है, यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। और उसके अलावा साथ ही साथ हमें W नीचे की तरफ है, तनाव T इस तरफ दिया हुआ है। तो बोला है कि सही कथन कौन सा होगा। ये 4 कथन हमारे पास दिए हैं, इन चारों को एनालिसिस करना, क्या सही क्या गलत। तो आओ बच्चों मिलकर इसे करें सॉल्व। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा इसका FBD। क्या बनाना पड़ेगा? FBD। तो FBD तो खुद ही नहीं बना दिया, यहां पर क्या बना है? अच्छा सर W का है, W। अरे W भार है, W क्या है? भार है, जिसको हम mg के रूप में जानते थे आज तक, तो उसे सीधे W भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम आगे चल के जब सवाल करेंगे उसमें हम भी W लिखेंगे उसको। चलो भैया, तो क्या होगा यहाँ पर? सर यहाँ पर नीचे की तरफ mg या नीचे की तरफ W लग रहा है, इस तरफ R लग रहा है और इस तरफ तनाव T लग रहा है। बस कहानी खत्म हो चुकी है, कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो अच्छा यार, एक बात देख सकते हो क्या कि सर अगर यहाँ पर तनाव T है तो इसका कोण क्या है? तो देख, ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा, है ना। ये मैं कैसे पता कर रहा हूं? ये वाला कोण भी थीटा होगा, क्योंकि ऐसा भी समझ सकते हैं सर कि यहाँ पर ये 2 रेखाएं है ना, 2 रेखाएं, तो इधर वाले ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। अरे ये मान लेना, ये रेखा, तो ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी, तो ये वाला कोण थीटा होगा, तो ये वाला कोण भी थीटा होना ही चाहिए। अच्छा नहीं लगता तो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। फिर से जैसे करना हो वैसे कर लो भैया, अपना गणित कक्षा 10वीं का है ना, तुम बोलते ना 10वीं पास करके आए हैं सर, हाँ तो कर लो भैया, कि कोरोना वाले बच्चे हो सब। यहां पर T है, तो ये T के 2 घटक हो जाएंगे, T के 2 घटक हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे सर? एक आ जाएगा T साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये आ जाएगा T साइन थीटा। अच्छा, अब अगर ये स्थिर है, विरामावस्था में है ना, स्थिर है, बोला हुआ ना कि यहाँ पर रखा हुआ है, स्थिर है, दिख रहा है साफ, ये रुका हुआ है, तो हम लिखेंगे विरामावस्था के लिए विरामावस्था के लिए Fnet 0 होना चाहिए। Fnet हर दिशा में 0 होना चाहिए। तो Fnet अगर हर दिशा में 0 होगा, मतलब कि क्या होगा? यहां पर देख, इस दिशा में अगर मैं देखूं, y दिशा का Fnet 0 होना चाहिए, तो y दिशा का Fnet क्या होगा? y दिशा का Fnet होगा T cos थीटा बराबर W। T cos थीटा बराबर W, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा सर, y दिशा में तो हो गया, x दिशा में, अरे यार ये तुम्हें समझ में तो आता है ना। अगर किसी को कोई समस्या है तो ऐसा भी कर सकते हो कि सर ये एक पॉजिटिव ले लो, इधर वाला पॉजिटिव ले लो, इधर वाला नेगेटिव ले लो, तो T cos थीटा माइनस W 0 होना चाहिए। या डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि सर अगर ये इस दिशा में नहीं चल रहा तो ऊपर वाले बल नीचे वाले बल बराबर होने चाहिए, बात बराबर ही है। चलो भैया, अब सर T साइन थीटा जो होना चाहिए, T साइन थीटा जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए R के। अच्छा, अब हम एक बार ऑप्शन पे तो जाके देख ले भैया क्या कह रहा है ना, ऐसे थोड़ा हवा में तीर चलाएंगे। ओहो, ये बोल रहा है सबसे पहला ऑप्शन में R सदिश T सदिश प्लस W सदिश 0 है। अच्छा, सदिश योग की बात कर रहा है हमसे ये, तो एक बार कर देखते हैं सदिश योग। देखो बेटा, है ना, पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम ना, पहले ऑप्शन की तरफ सदिश योग। तो देखो यार, हमें क्या दिया, मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूं एक बार। ये दिया हुआ हमें T सदिश, ये दिया हुआ है R सदिश, ये दिया हुआ है W सदिश, ठीक है। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसा बना सकता हूं। कैसा बना सकता हूं? ये R सदिश को यहीं रहने दो, W सदिश को इधर ले जाऊं और T सदिश को थोड़ा सा पीछे लिया। अरे कुछ याद आया? हाँ सर, ये तो त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। और अगर ये त्रिभुज बन गया तो यहां पर R सदिश प्लस W सदिश प्लस T सदिश 0 होना चाहिए। त्रिभुज के नियम में हमने पढ़ा था ना, सदिश योग का त्रिभुज का नियम हमने पढ़ा था कि अगर ये तीनों सिर पोंच या एक ही क्रम में हो तो तीनों का योग 0 होना चाहिए। ऐसे वो सदिश पे सवाल पूछ लेता है ना, बहुत लाजवाब सवाल लेकर आया हूं मैं तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पे R सदिश प्लस W सदिश प्लस T सदिश 0 है, मतलब ये वाली बात तो सही है। अरे ये ABCD ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 4 में से चूज करना है ना। अच्छा सर, और यहां पर दिख रहा है R बराबर
टी बराबर आर प्लस बी, नहीं ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये सदिश रूप में सही है तो ये वाली बात कैसे सही हो जाएगी। अच्छा, वरना फिर इससे समझ लो ये बी वाला क्या है, बी वाला क्या है। तो सर अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, है ना। यहां पर देखो इसको अलग अलग रूप से हम समझ सकते हैं। कैसे कैसे रूप से समझ सकते हैं हम? यहां पर ऐसा भी समझ सकते हैं कि सर एक आर सदिश इधर था, डब्ल्यू सदिश इधर था, आर सदिश इधर है, डब्ल्यू सदिश इधर है, तो इनका जो परिमाणी आएगा, इनका जो परिमाणी आएगा वो टी सदिश के बराबर होना चाहिए, तभी तो वो विरामावस्था में। देख मान के चलो एक ब्लॉक है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो तीनों का योग सदिश योग शून्य होना चाहिए। मतलब कि यहां पर इधर वाला बल और इधर वाला बल का परिमाणी जो आएगा वो उसने बैलेंस कर कर रखा हुआ है, तभी तो वो विरामावस्था में है। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। देखिए ये यहां पर ऐसा समझ, ये बताओ ये आर और डब्ल्यू का परिमाणी कितना होगा, ये बता दो बस, आर और डब्ल्यू का परिमाणी। तो आर सदिश और डब्ल्यू सदिश का परिमाणी, आर और डब्ल्यू का परिमाणी तो सर इनका परिमाणी निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ये मुझे एकदम से कैसे पता चल गया? अरे मूर्ख बालक, ये दो सदिश ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। कितने पर है? 90 डिग्री पर है। तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है तो इनका परिमाणी कहीं यहां से जाएगा और इनका परिमाणी जो आएगा, इनका जो परिमाणी आएगा वो टी के बराबर होना चाहिए, तभी तो वो विरामावस्था में है। अरे हर दिशा में बल बराबर होने चाहिए, तो यहां पर इसे मैं लिख सकता हूं टी के बराबर, या मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। सर अभी भी नहीं आया मेरे को, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? देख एक और तरीके से बताता हूं। अरे मेरे पास इतने तरीके हैं ना, देखो एक काम कर और लाजवाब तरीका, इसे मान ले समीकरण 1, इसे मान ले समीकरण 2, है ना। मैं करूंगा नहीं, बस बता रहा हूं। एक को मान ले समीकरण 1, एक को मान ले समीकरण 2, इनका वर्ग करके जोड़ दो। क्या कर दो? इनका वर्ग करके जोड़ दो। इनका इन दोनों का वर्ग कर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वहां से ये वाली बात बन जाएगी, है ना। 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दो। एक और जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक समझ में आया? करो एक बार, कॉपी पे पेन चलाओ, हर जगह मैं थोड़ी ना भागे भागे आऊंगा। ये यहां पर चौथा वाला भी सही हो गया। सर आपको कैसे पता चल गया? देख मुझे कैसे पता चला, अभी जब मैं तुम्हें वर्ग करके जोड़ने का बोला था ना, तो मेरे दिमाग में मैंने एक और चीज कर ली। अगर मैंने यहां पर 2 नंबर समीकरण को भाग दे दिया 1 नंबर समीकरण से, तो जरा भाग दो एक बार। तो सर अगर 2/1 करूंगा तो यहां पर हो जाएगा टी साइन थीटा बटे में टी कॉस थीटा, और ये बराबर होगा आर बटा डब्ल्यू, आर बटा डब्ल्यू। तो अगर मैं हल करूं इसे, तो टी ने टी को मार दिया, टी ने टी को मार दिया, तो टी ने टी को मार दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? देखो क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, टेन थीटा बराबर हो सकता है सर, टेन थीटा बराबर हो सकता है आर बटा डब्ल्यू। तो ये वही तो लिखा हुआ है, टी ने टी को मार दिया, ये बचेगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आर बटा डब्ल्यू। तो टेन थीटा बराबर आर बटा डब्ल्यू, मतलब ए बी डी सही है, ए बी डी मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? एक बहुत खूबसूरत सा सवाल जिसमें सदिश को लेकर हमने काफी सारी बातें सीखी बेटा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल था, एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट हमने क्या क्या किया। पहले हमने इसके विरामावस्था से इसका एफवीडी बनाया, एफवीडी बनाने के बाद में हमने वाई अक्ष और एक्स अक्ष के बल बराबर कर दिए। फिर हमने इसकी तरफ देखा, अच्छा ये तो सदिश रूप में है, तो सदिश बना के देखा तो यहाँ पे तीनों सदिश का योग शून्य होना चाहिए। अच्छा फिर उसके हमने पता चला ये कैसे बनाए, तो हमने बोला ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो इनका योग कर कर, है ना, इसको लिए यहाँ पर चाहो तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, है ना। समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये वाली बात बन जाएगी। तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करा तो हमने यहां से बना दिया। ये अब मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया है परिमाणी सदिश का, और 2 और 1 को डिवाइड कर दो तो यहां से चौथा भी बन जाएगा। चलो भैया, तो ये सब कुछ हमने
तनाव के ऊपर बातें कर ली फिर से। अब हम आगे बढ़ते हैं और छड़ में द्रव्यमान की बातें करते हैं। मतलब क्या बेटा, अभी तक हम जो सब कुछ सॉल्व कर रहे थे उस सब में हमारे पास जो छड़ थी उसमें कोई द्रव्यमान नहीं था, या जो रस्सी थी उसमें कोई द्रव्यमान नहीं था। अब हम जो रस्सी लेने वाले हैं उसमें द्रव्यमान भी होगा। उसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो उसमें अगर द्रव्यमान होगा तो किस प्रकार से हल करना है, हर एक बिंदु पे तनाव कैसे देखना है, वह सब कुछ अब हम सीखना चालू करते हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, अब हम जो देख रहे हैं उसमें हम छड़ में तनाव देखेंगे। पहली बात तो रस्सी में तनाव होगा, उसकी वजह से क्या होगा ये समझते हैं। देखो, मान के चलो कि यहाँ पर ये पूरी रस्सी थी, इसमें है ना, इसमें द्रव्यमान है ना, तो यहाँ पर शायद मैंने अभी तनाव बोला क्या, द्रव्यमान है ना, यहाँ पे रस्सी में द्रव्यमान है। तो यहाँ पर रस्सी में अगर द्रव्यमान है या तनाव है ना, और मुझे टेंशन हो गया भैया, वो आ गया ना तुम्हें समझ में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर ये एक ब्लॉक लगा दिया उसके साथ में, ठीक है, अब मैं इसे खींच रहा हूं, तो अब यहाँ पर इसमें तनाव कहां पर कितना होगा, और यहाँ पर अगर छड़ का द्रव्यमान है ना, ये छड़ का द्रव्यमान है, तो हम कैसे पता करें किसी भी बिंदु पर, हम कैसे पता करें कि किसी भी बिंदु पर तनाव कैसे लिख पाएंगे? द्रव्यमान है इसका खुद का। तो देखो बेटा, इसको कैसे हल करते हैं ना, ये सवाल आता है इसमें, या ऐसा बोलेगा कि इसे ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसा लटका दिया, केवल ऐसा लटका दिया रस्सी को, खुद का द्रव्यमान है, तो यहाँ पर किसी भी बिंदु पर तनाव क्या होगा। तो अब वो कैसे समझ सकते हैं हम, कैसे समझ सकते हैं हम, ये देखते हैं। देखो भैया, अब पहले तनाव की कहानी को हम समझना शुरू करते हैं, और हम शुरू करेंगे इसे ऊर्ध्वाधर वाली छड़ से ही, ताकि उससे थोड़ा सा आसान रहता समझना, है ना। देखो बेटा, अगर ये ऊर्ध्वाधर छड़ थी, या अभी मैंने क्षैतिज में ब्लॉक रखा था, उसके आगे एक रस्सी लगाई थी, उसमें भी तनाव था, उसमें भी द्रव्यमान था। ऐसे 2-3 ब्लॉक लग सकते हैं, उनमें किसी भी एक छड़ दे देंगे या कोई भी एक रस्सी दे देंगे, उसमें तनाव दे देंगे, या उसमें द्रव्यमान दे देंगे और तनाव पूछ लेंगे। तो कैसे करेंगे? तो इसमें हम शुरुआत करते हैं, मान के चलो हमने बोला कि इसमें रस्सी का द्रव्यमान m है, ठीक है, हमें, और लंबाई l है ना, हमें इसमें किसी भी बिंदु x पर और लंबाई l है, कैपिटल L कैपिटल M मान लेते हैं। तो हमें यहां पर किसी भी बिंदु पर तनाव निकालना है। मतलब जैसे मान के चलो यहां से x ऊपर पर एक बिंदु है A, तो A बिंदु पर तनाव, A पर तनाव है ना। अब ये जो A है बेटा, वो A कहीं भी हो सकता है, मतलब यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। तो यहां से नीचे से x ऊपर एक बिंदु मान लिया, A बिंदु पर तनाव, A पर तनाव है ना। अब ये जो A है बेटा, वो A कहीं भी हो सकता है, मतलब यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। तो यहां से नीचे से x ऊपर एक बिंदु मान लिया जिस पर मुझे तनाव बनाना है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है तुम्हें ये बात तो समझ में आती है कि सर अगर हमारे पास एक रस्सी है ना, एक रस्सी है, उसमें खुद का द्रव्यमान है, तो उसमें हर एक बिंदु पर तनाव अलग 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 होगा। पहले तो इस बात का फील आना चाहिए हम सबको, क्यों अलग अलग होगा यहाँ पर, ये भी समझते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर इसे वैसे तो इंटीग्रेशन से किया जाता है, लेकिन हम नीट में इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे ना, हम एसपी मेथड से शॉर्ट में कर लेंगे। देखो अगर मान के चलो मैंने ये बिंदु देखा, तो इस बिंदु पर अगर एक रस्सी में इमेजिन करूं, तो उस रस्सी को किसको संभालना है, एक हिस्सा है छोटा सा, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो इस पूरी रस्सी में जो छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा, इसको किसको संभालना है, इसके नीचे वाले द्रव्यमान को। इसके यहां पर अगर एक पॉइंट मानू मैं या एक हिस्सा मानू, तो इसे किसे संभालना है, इस पूरे नीचे वाले को। इसे किसे संभालना है, इस पूरे नीचे वाले को। इसे किसे संभालना है, इतने हिस्से को। तो ये बात तो मुझे चमकी सर कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा ना, वैसे वैसे मेरे को ज्यादा तनाव लगने लगेगा। क्यों ज्यादा तनाव लगने लगेगा, क्योंकि और ज्यादा बड़ा हिस्सा आएगा जो उस बिंदु के नीचे चले जाएगा और उस पूरी रस्सी का भार उठाना पड़ेगा उसको।
तो ऊपर जाने पर तनाव बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब ये तनाव कैसे निकाले? तो देखो बेटा, जब भी हमें एक शॉर्ट ट्रिक से हम इस पूरी बात को समझेंगे, है ना, और क्या देखेंगे ध्यान से समझना। जब भी हमें ऐसा बोले क्या, मेरे पास एक रस्सी थी जिसका कुछ द्रव्यमान था, और उसमें किसी भी बिंदु पर तनाव पूछे, तो जहां पर भी तनाव पूछा जाए, देख तुझे ये सॉल्व करते नहीं आता तो क्या करेगा, ये जहां पर भी पूछा जाए वहां से उस रस्सी को काट दो। रस्सी को क्या कर दो, काट दो। तो अगर मैं रस्सी को काट दूं तो यहां पर दो रस्सी के टुकड़े हो जाएंगे ना, और उन दोनों रस्सी के टुकड़ों को अलग अलग डब्बों में भर दो। ये रस्सी को काटो, इस रस्सी को काटा और सर इस डब्बे में भर दिया। ऊपर वाली जो रस्सी थी उसको इस डब्बे में भर दिया। तो अगर ये डब्बे में भर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब ये वाली जो पतली रस्सी है ये तो हमारी वाली रस्सी है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं था। तो हम पिछली क्लास में कर रहे थे इसमें तनाव बताना है। तो इसमें तनाव बताना हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ना। क्यों रॉकेट साइंस वाली बात नहीं हमारे लिए सर? क्योंकि हमें अगर ये द्रव्यमान पता चल जाए, मान के चलो ये द्रव्यमान M2 है, द्रव्यमान M1 है और ये M2 है, तो अगर मैं तुम्हें M2 का मान बता दूं तो तुम मुझे तनाव बता दोगे। तो मैं बड़ी आसानी से इसे कर ले जा सकता हूं, बड़ी आसानी से। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, जहां पर भी आपको तनाव निकालने का है वहां से उस रस्सी को काट दो। वो जो द्रव्यमान बचेगा, रस्सी बची, इसको गोल घुमाया और इस डब्बे के अंदर भर दिया, इसको गोल घुमाया इस डब्बे के अंदर भर दिया। तो अब यहां पर क्या हो गया, यहाँ पे बीच में एक और रस्सी आ गई। अब ये एक और जो रस्सी आई है इसमें ये द्रव्यमान ही नहीं, ये हमारी नॉर्मल वाली रस्सी है। इसमें तनाव तुम्हें पता है कि सर यहाँ पे जो तनाव होगा इस रस्सी में वो T बराबर M2G के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये है अपन का जुगाड़, है ना। तो ऐसे अपन इसको सॉल्व कर देंगे M2G के बराबर। अब M निकाल के देखना है तुम्हें, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान कैसे निकाले सर, द्रव्यमान कैसे निकाले सोचते हैं। देखो यहां पर हमें बोला है कि यहां पर कैपिटल M द्रव्यमान है L लंबाई की रस्सी में। हम ऐसा ही मानेंगे कि जो द्रव्यमान है वो सतत रूप से वितरित है, मतलब एक समान रूप से वितरित है। तो यार हमें यह पता चला कि कैपिटल L लंबाई में M द्रव्यमान है। तो इकाई लंबाई में द्रव्यमान क्या होगा? तो सर इकाई लंबाई में जो द्रव्यमान होगा वो होगा M बटा कैपिटल L। अरे यार, है ना, 10 केले आते हैं 50 रुपए के, तो 1 किलो कितने रुपए का आएगा? तो इकाई लंबाई में द्रव्यमान M बटा L, इसे हम आगे चलकर भी बहुत बार यूज करने वाले हैं, है ना। इसकी जरूरत हमें फिजिक्स में बहुत पड़ेगी आगे भी। तो इसको हम लैम्डा बोल रहे हैं, लैम्डा, है ना। या इसे लैम्डा को हम रेखीय या इकाई लंबाई में द्रव्यमान को रेखीय घनत्व भी कहते हैं, रेखीय घनत्व, रेखीय द्रव्यमान घनत्व भी कहते हैं या केवल रेखीय घनत्व भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो रेखीय घनत्व क्या है, M बटा L। मतलब मुझे ये पता चल गया कि इकाई लंबाई में, है ना, अगर इसका एक मीटर लंबाई है, 1 सेंटीमीटर लंबाई लूं तो उसमें द्रव्यमान लैम्डा या M बटा L है। तो अब अगर मुझे ये पता करना है कि इस लंबाई में कितना द्रव्यमान है, इस लंबाई में कितना द्रव्यमान है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये लंबाई मुझे x पता है, तो इसका अंदर का जो द्रव्यमान है वही M2 है। तो यहां पर x लंबाई के लिए x बेटा कुछ भी हो सकता है, x यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए मैंने उसको कहीं भी बीच में मान लिया ना, घर से याद करके थोड़ी ना है कि यहीं पर a बनाना है। x लंबाई में द्रव्यमान, तो x लंबाई में द्रव्यमान कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x इंटू लैम्डा। कितना हो जाएगा? x इंटू लैम्डा। लैम्डा का मान M बटा L है, मुझे पता है, लेकिन मैंने क्या मान लिया, x इंटू लैम्डा मान लिया। अब तो M2, ओहो, x लंबाई का द्रव्यमान ही तो हमारा M2 है, बिल्कुल सही बात। तो ये M2 का मान आ गया हमारा लैम्डा x, है ना, x इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू x बात बराबर ही होती है। तो तनाव निकल गया, यहाँ पर तनाव आ गया है हमारे पास। तनाव कितना आ गया है सर? तनाव आ गया लैम्डा x इंटू जी, या हम चाहे तो इसे M बटा L इंटू x इंटू जी भी लिख सकते हैं। मतलब ये x कहीं भी हो सकता है क्या सर? हाँ बेटा, x कहीं भी हो सकता है। मतलब कि अगर x का मान मैं 0 कर दूं, है ना, देख अगले पन्ने पर चलते लिखते हैं, t बराबर
m बटा l इंटू x इंटू जी। तो अगर मैंने x का मान 0 कर दिया तो तनाव क्या हो गया? 0 हो गया सर। तो देख तुमने क्या किया, तुमने जाने अनजाने में, है ना, ये जो एक छड़ थी, छड़ बोल लो रस्सी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका खुद का द्रव्यमान था उसमें तनाव निकाल लिया। इस बिंदु पे तनाव क्या होगा? 0। अरे तो कॉमन सेंस की बात है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इस बिंदु पे तनाव क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अरे दिख रहा है इस बिंदु पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर तनाव 0 आ जाएगा। अच्छा सर मुझे L/2 पे L/2 पर मुझे L/2 लंबाई पे तनाव पता करना। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, ये ले ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पर अगर x का मान L/2 रख दे तो तनाव कितना हो जाएगा? m बटा l इंटू L/2 इंटू जी। तो l से l कट गया, mg/2 हो गया। कॉमन सेंस की बात है, नीचे कितना द्रव्यमान होगा? m/2। अरे यार L/2 पर है तो नीचे द्रव्यमान कितना होगा? m/2 का, पूरे का m/2 द्रव्यमान नीचे है तो यहाँ पर तनाव आ गया mg/2। तो सर क्या यहाँ पर mg होगा क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे तुम यहाँ से x ले रहे थे और ऊपर ले लो, अगर x को l के बराबर ही ले लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा t बराबर l के बराबर रख दे तो mg बटा l इंटू जी। तो l से l कट गया तो ये mg आ गया। ठीक है, तो जो उच्चतम बिंदु होगा उस पे तनाव mg के बराबर आ जाएगा। क्लियर है कहानी, है ना। तो ऐसा भी सब कभी कभार पूछते हैं कि यार हमारे पास एक रस्सी थी जिसका खुद का द्रव्यमान था, उसको मैं खींच रहा हूं तो अधिकतम संभावना कहां से है उसके टूटने की? तो टूटने की अधिकतम संभावना कहां है? उच्चतम बिंदु पर, है ना। क्यों? क्योंकि तनाव अधिकतम जो है ना, तनाव अधिकतम जो है वो उच्चतम बिंदु पर है। ये कॉमन सेंस है पूरा, ये टी मैक्स और टी मिन लिखा हुआ है मैंने, है ना। क्या कॉमन सेंस है कि यार जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, एक रस्सी है ना, रस्सी इमेजिन कर, है ना, ये ले, अरे यार ये रहा हमारे पास, ले इसका भी द्रव्यमान है कुछ ना कुछ। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, ऊपर की तरफ कोई बिंदु लूंगा, कोई बिंदु लूंगा, तो यहाँ पर केवल इतना सा नीचे है, इस बिंदु पर ये पूरा द्रव्यमान नीचे है, इस बिंदु पर ये पूरा द्रव्यमान नीचे है ना। जैसे पेन को सबसे हल्का यहां से लग रहा पकड़ने में, है ना, यहां से सबसे भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा द्रव्यमान नीचे है तो तनाव अधिकतम सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा। हमसे हो सकता है टी और एक्स में ग्राफ भी पूछ ले, तो तुम्हें तो ये समझ में आ गया सर कि सर ये जो टी होगा वो समानुपाती है एक्स के, मतलब एक समान रूप से बढ़ता जाएगा। जहां पर अगर हमने x को 0 करा तो तनाव 0 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हमने ग्राफ बनाया t और x का, तो क्या कोई मुझे बता सकता है t और x में ग्राफ कैसा बनेगा? तो सर जी t और x में ग्राफ ऐसा बनेगा कि यहां पर जब x 0 रखा तो t 0 आ जाएगा। अरे ये तो y = mx जैसा ग्राफ बनेगा। किसके जैसा ग्राफ बनेगा? y = mx जैसा। तो y = mx जैसा ग्राफ बना और ये जो m होगा वो होगा m/l इंटू जी के। गई भैंस पानी में। ये m क्या है? ये स्मॉल m क्या? द्रव्यमान। अबे ढाल है, ढाल। ये स्मॉल m क्या था? ढाल था। अरे कुछ याद आ रहा है ऐसा? जो ढाल था वो स्मॉल m था, तो ये स्मॉल m होगा लैम्डा इंटू जी या m/l इंटू जी। ये होगा ढाल इसका। ये जो ग्राफ बनेगा इसका जो ढाल होगा वो लैम्डा जी लिख सकते हो आप सीधे सीधे। क्लियर है कहानी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए टी और एक्स के लिए, है ना। क्या समझ में आया कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, नीचे का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा तो उसमें तनाव बढ़ता जाएगा, है ना। इसमें एकदम तुच्छ कोटि का सवाल ले लेते हैं एक, बस मन को खुश करने के लिए, है ना। हमसे बोलेगा प्रश्न में, हमसे बोला कि भैया ए बिंदु पर तनाव बताओ। प्रश्न है ए बिंदु पर तनाव, ए बिंदु पर तनाव ज्ञात कीजिए, है ना। और यहां पर ऐसा कुछ बनाया है, ये जो रस्सी है यहां पर इसमें L/2 पर बिंदु ए है और इसके नीचे एक और ब्लॉक लटक रहा है। ओहो बहुत कठिन हो गया। ये 10 किलो का ब्लॉक है और ये रस्सी का द्रव्यमान 6 किलो है। बताओ भैया क्या होगा? बिना पेन उठाए जवाब बताना है सभी को। कैसे करेंगे हम?
कैसे करेंगे? ए बिंदु के नीचे कौन कौन है ये देख लो। अगर तुम्हें ये पूरा डेरिवेशन नहीं चमकता, वैसे चमका तो है अच्छे से, लेकिन अगर ये नहीं भी पता होता तो भी तुम कॉमन सेंस से कर लेते कि अच्छा सर इसके नीचे क्या क्या है, वो सब कुछ तनाव बनाएगा ये स्थिर अवस्था में। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, इसके नीचे कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन है। तो यहां पर मैं चाहूं तो इसके देख L/2 है, तो L/2 है तो 3 किलो और 3 किलो की 2 रस्सियां बना सकता हूं मैं। अरे कुल मिला के हमारा मकसद यही था कि कितने कितने किलो के दो रस्सी बनेगी, या वो जो डब्बे बनाए हमने रस्सी की जगह वो कितने कितने किलो के बनेंगे। तो बस वहीं से हम इसको सेट कर देते। देखो भैया क्या हो जाएगा तनाव, टी का मान हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा 10 किलो मतलब 10 जी, डायरेक्ट लिखा हूं मैं है ना। अब देखो प्लस 3 जी, उड़ गए तोते। क्या करा बेटा मैंने, L/2 दूरी जो होगी उसमें क्या होगा, देखो ध्यान से है ना। मैं चाहूं तो इसको ऐसे 3 डब्बों में तोड़ सकता हूं, 3 डब्बों में तोड़ सकता हूं। नीचे वाला जो डब्बा है वो 10 किलो का ऐसा हो जाएगा, और ये जो है ये 6 किलो है, तो आधा मतलब 3 किलो हो गया, और ऊपर भी 3 किलो हो गया। तो मुझे इस रस्सी में तनाव बताना है, इस रस्सी में तनाव बताना है। तो इस लाल वाली रस्सी में तनाव बनाना है, इसको आधे में तोड़ दिया, 3 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, तो टोटल 13 किलो आ गया, तो सॉरी 13 जी आ गया है ना, या 130 न्यूटन लिख सकते हैं। ये तो कहानी हुई कि अगर मैंने रस्सी को ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया था या छड़ को ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया था तो क्या होगा। इसी प्रकार से अगर मैंने इसे क्षैतिज में रखा, एम द्रव्यमान, कैपिटल एम द्रव्यमान, और यहां पर इस पे लगाया F बल, और यहां से x दूरी पर बिंदु A है ना। ये रस्सी, फिर से रस्सी बोल दो, छड़ बोल दो, रस्सी का द्रव्यमान स्मॉल x, अरे द्रव्यमान स्मॉल m, और लंबाई L। और लंबाई क्या है, L है। क्या ये हल कर सकते हो ए बिंदु पर तनाव? बोलो कर पाओगे? बिल्कुल 110% कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। कैसे कैसे क्या करो, वहां से उसे काटो, उसे काटो, उसे काटो, घोलो और 2 डब्बों में डाल दो, है ना। देखो काटो घोलो लगाओ मत भैया, काट कर घोल कर 2 डब्बों में डाल दो। क्या करना है हमें, देखो सर यहाँ पर एक कैपिटल एम द्रव्यमान तो ऑलरेडी है, इसे काटा, इसे काटा, तो इसे काटा, तो यहाँ पर जितना लेंथ बचा, देख टोटल एल था, ये एक्स था, तो ये एल माइनस एक्स लंबाई का डब्बा बनेगा, मतलब एल माइनस एक्स, इसका द्रव्यमान m1 बोल देते का डब्बा बनना चाहिए। फिर एक और डब्बा बनाना पड़ेगा, ये जो बचा है इसको दूसरे डब्बे में। देख तुझे ये हल करते नहीं आता है, इसलिए एसपी सर ने क्या किया, इसको काट के 2 अलग अलग डब्बे बना दिए। इसमें लंबाई x है, इसका द्रव्यमान m2 बोल देते, इस पे बल लगाया। तो यहाँ पर ए बिंदु पर निकालना है, ए बिंदु पर निकालना मतलब कि ये इसमें तनाव निकालना है, ये तनाव निकालना है। अच्छा सर अगर मुझे यहाँ पे पूछता तो यहाँ आपका तनाव निकाल लेते, ये कर लेते। अरे जहां पूछा है वहां की रस्सी देख ले बस। तो इस रस्सी में तनाव बता सकते हो क्या तुम, इस रस्सी में तनाव? हाँ सर, अरे ये तो पिछली क्लास में हमने सॉल्व किया है पूरा। तुम्हें आंसर याद है? आंसर याद है? चलो मैं कर दूंगा फिर से। पहले तो ये समझते हैं m1 m2 का मान क्या होगा। तो देखो बेटा अभी हमने बोला था कि इकाई लंबाई के लिए या रेखीय घनत्व जो हमने बोला वह लैम्डा बोला था। तो अगर m1 का मान लिखना चाहूं मैं, m1 का मान, तो m1 का मान हो जाएगा l माइनस एक्स इंटू लैम्डा। m1 द्रव्यमान कितना होगा, l माइनस एक्स इंटू लैम्डा। m2 द्रव्यमान कितना होगा, लैम्डा इंटू एक्स। m2 द्रव्यमान कितना होगा, लैम्डा इंटू एक्स हो जाएगा।
बस कहानी खत्म हो चुकी है। यहां पर अब हमारे पास ये एक रॉड आ चुकी है, इसमें द्रव्यमान निकालना, यहाँ पे तनाव, द्रव्यमान पता चल गया, यहाँ का तनाव निकालना है अपन को। तो ये तनाव T क्या होगा, ये तनाव T क्या होगा ये पता करना है, तनाव T क्या होगा ये पता करना है। तो तनाव T कितना होगा कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, मुझे आता है इसको डायरेक्ट करना। कैसे, देखो मुझे पता है सर कि यहां पर मुझे पता है सबसे पहले निकालना पड़ेगा त्वरण। तो त्वरण होगा F अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2। अरे त्वरण निकालना पड़ेगा। अरे प्लीज एक बार कोई तो बोल दो कि सर कल ये करवाया है आपने, पिछली क्लास में करवाया है, मुझे फॉर्मूला याद है, क्विज में भी ये सवाल लिया था मैंने, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां से जो तनाव का मान निकाला था हमने वो आया था m प्लस m1 इंटू एफ अपॉन m प्लस m1 प्लस m2। मैंने तुम्हें ये ट्रिक भी बताई थी पिछली क्लास में कि अगर इसका तनाव निकालना है, इसमें तनाव निकालना तो इसके पूरे पीछे वाले द्रव्यमान रखने होंगे इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि इसमें तनाव कौन बनाएगा, इसमें तनाव कौन बनाएगा, सर इसमें तनाव इसको खींच रहे तो इसके पीछे वालों की वजह से तनाव आएगा बस। अरे इसे किसे खींचना पड़ रहा है, पीछे वालों को खींचना पड़ रहा है, इसलिए वो वाले द्रव्यमान इनटू त्वरण ले। और भाई साहब देख ये सोच कि यहाँ पे ये जो तनाव है ये तनाव किसको खींच रहा है, ये तनाव किसको खींच रहा है, तनाव क्या है, बल है, ये होना चाहिए द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण क्या है, F अपॉन m1 प्लस m2, और ये F अपॉन m प्लस m1 प्लस m2 होगा। और ये किसे खींच रहा है, ये सर पीछे पूरे पीछे वालों को खींच रहा है। तो इनको खींचने के लिए आवश्यक बल क्या होगा, इनका द्रव्यमान गुणा त्वरण। इनका द्रव्यमान कितना है, दोनों का मिलकर जो द्रव्यमान है, दोनों का द्रव्यमान कैपिटल M प्लस m1 है, और त्वरण ये रहा, उठा के रखा है, बस वही आंसर है। ये M है, ये त्वरण है। आ गया मजा, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ कॉमन सेंस से हो रहा है, ठीक है। सब कुछ SP स्टार मेथड से जैसे मैंने बताया था वैसे एग्जैक्टली कर सकते हो। आपको FBD नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बस बातें चमकनी चाहिए। चलो भैया अब हम तनाव निकाल देते हैं उस बिंदु पर। तो सर T का मान हो जाएगा कैपिटल M प्लस M1 कितना है, M1 है सर L माइनस एक्स इंटू लैम्डा इंटू F अपॉन में, अब देखना ना कुछ बच्चे फिर से बोलेंगे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, M की जगह M रखो, चलो कर देता हूं यार सॉल्व। M1 कितना है, M1 है लैम्डा इंटू L माइनस एक्स। वैसे बेवकूफी वाली हरकतें है ये सब, केवल तुम्हारे चक्करों में करना पड़ती है। इन दोनों को जोड़ो एक बार, इनको जोड़कर देखो जरा यार, स्मॉल m आ रहा है क्या, इन दोनों को जरा एक बार जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, क्या आ रहा है। तो सर इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यहां पर हो जाएगा कैपिटल M प्लस L माइनस एक्स इंटू लैम्डा इंटू F अपॉन में कैपिटल M प्लस, यहां पे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा L माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स। तो बेटा ये दोनों तो कट गए, और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा है M बाय L, तो वो स्मॉल m ही आएगा। तो यहां पर रखो कैपिटल M प्लस L माइनस एक्स इंटू लैम्डा इंटू F अपॉन में M प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह रखेंगे स्मॉल m अपॉन में कैपिटल L, तो L से L कट गया, तो ये स्मॉल m बचा बस यहां पर। तो सर इतना डिफिकल्ट नीट में आएगा क्या, हाँ आ सकता है। यहाँ पर द्रव्यमान दे देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर ये A बिंदु पर हमें तनाव निकाल कर बताओ। क्यों, क्योंकि इसको करना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ना, वो तो अभी तुम्हारी मूर्खता थी जो तुमने इसको अलग से लिखा और इसको फिर कर रहे थे। मुझे साफ पता है कि M1 प्लस M2, अरे यार बहुत ही बढ़िया, मतलब कि इतने तेजस्वी हो यार। एक बात बता, ये पूरा द्रव्यमान कितना है सर, स्मॉल m है। अबे इसको ही तो तोड़कर M1 M2 बनाए थे, अब जो M1 M2 को जोड़ूंगा तो ये M नहीं आना चाहिए क्या, ये M को ही तो तोड़कर M1 M2 बनाए थे, अब इसे वापस से जोड़ूंगा तो स्मॉल m नहीं आएगा क्या, आएगा ना, देख आया भी यहां पर
m1 प्लस m2 को जोड़ा, m1 प्लस m2 को जोड़ा, ये सबको जोड़ा तो स्मॉल m आया ना, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस साथ में लेकर घुमा करो। चलो बेटा, तो ये सब कुछ द्रव्यमान वाली छड़ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम घिरनी निकाय पर चर्चा शुरू करते हैं ना। मुझे पता है द्रव्यमान वाली छड़ का थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं, उसमें जो हमने कंसेप्ट सीखे बेटा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पर घिरनी निकाय, अब ये थोड़ा आसान है, थोड़ा नहीं बहुत आसान है। घिरनी निकाय क्या होता है पहले तो ये समझना होगा, इसमें बस एफबीडी बना रखकर सारा काम चल जाएगा। अब घिरनी निकाय मतलब क्या होता है बेटा, कि हमारे पास एक घिरनी होगी और उसके अगल बगल में या उसके आसपास एक दो द्रव्यमान रखे होंगे, ठीक है। तो हम एकदम बिल्कुल जीरो लेवल के बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं घिरनी निकाय की। मान के चलो यहां पर एक घिरनी है। घिरनी क्या होती है, मैंने तो आपको बताया था पिछली क्लास में, पुली है ना, ऐसे गोल 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 गोल। तो अब इसमें यहां पर एक रस्सी है जो यहां सतह पर बंधी हुई है और एक द्रव्यमान m यहां लटक रहा है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि यहां पर घिरनी को छत से लटकाने वाली रस्सी और ये घिरनी के ऊपर से निकलने वाली रस्सी में तनाव। तो मुझे ये बताना है सभी रस्सी में तनाव क्या सर अब फिर से हम द्रव्यमान वाली लेंगे? नहीं, अब हमारा चक्कर खत्म हो चुका है द्रव्यमान वाली छड़ से, अब कभी वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। बस वही सवाल आएंगे जैसे मैंने आपको बताया था। अब फिर से सब कुछ द्रव्यमानहीन हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? सब कुछ द्रव्यमानहीन हो चुका है फिर से, तो कोई ज्यादा चक्कर वाली बात नहीं है। तो अब इसमें भी कोई द्रव्यमान नहीं है, इसमें भी कोई द्रव्यमान नहीं है। तो देखो भैया द्रव्यमान नहीं है तो क्या होगा, ये नॉर्मल वाली रस्सी है। हाँ नॉर्मल वाली रस्सी है। तो क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि इसमें देखो अब पहले तो नया है, आराम से हवाबाजी नहीं करना है, हमें पॉइंट कांटेक्ट बनाने हैं। मतलब एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, सब बिंदु 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 ये पूरा कांटेक्ट में, चलो ठीक है, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। आपने जैसा सिखाया वैसे हमने बना दिया। अच्छा सर ये भी तो एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है ना। ये बिंदु बिंदु क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि इनसे अंदर की तरफ तनाव T लगेगा, है ना। तो ये रस्सी है तो इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचा जा रहा होगा और यहां से ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो तनाव T लगेगा। यहां पर ऊपर की तरफ तनाव T लगेगा और इसमें एक तनाव T नीचे की तरफ लगेगा। ये मेरे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि एक द्रव्यमान को मैंने सीधे ना लटकाते हुए घिरनी पे से लटका लिया। तो अब क्या होगा, ये तनाव T होगा, ये तनाव T होगा, ये भी तनाव, मतलब ये M को ऊपर की तरफ लग रहा होगा, घिरनी के इस कोने पे नीचे लग रहा होगा, है ना। तो घिरनी के सबके जीवन के बारे में सोचा करना है, सबके जीवन के बारे में सोचो, है ना। दूसरों का जीवन सोचोगे तो भला हो जाएगा, अपना भी और उनका भी। अब M द्रव्यमान को क्या लग रहा होगा? M द्रव्यमान, कैपिटल M द्रव्यमान, ले कैपिटल M द्रव्यमान। तो अरे मेरा सर पे रस्सी है, मुझे ऊपर खींचना चाह रही है, इससे तनाव ऊपर। घिरनी के जीवन के बारे में सोच, घिरनी को कैसा लग रहा होगा, ये रस्सी में गोल थी, मेरे ऊपर से एक रस्सी उड़ा दी और रस्सी मुझे नीचे खींचना चाह रही है और एक रस्सी मुझे ऊपर खींचना चाह रही है। तो ये दो रस्सी घिरनी को नीचे खींचना चाह रही है और एक रस्सी घिरनी को ऊपर खींचना चाह रही है। तो इसलिए एक रस्सी का तनाव इधर, एक रस्सी का तनाव इधर। जमीन के बारे में सोच, जमीन को क्या लगेगा, है ना। ये मान के जमीन थी, ये जमीन पे एक रस्सी बांधी जो रस्सी ऊपर जाना चाहती है, तो इसलिए जमीन पे तनाव ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो तनाव की दिशा तो हमने बहुत बार बनाना सीख ली। ऐसे यहां पर क्या होगा, इसके अंदर तनाव बनाएंगे सर, यहां पर भी तनाव बनाएंगे, तो ये तनाव T और इसमें तनाव T। तो सर इसे भी T बना दूं क्या? नहीं, इसे हमें T' बोलना पड़ेगा। अब ये तनाव और ये तनाव एक समान नहीं है, हाँ ये दोनों तनाव एक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में घिरनी आ गई है, ठीक है। और एक कॉमन सेंस की बात भी मैं तुम्हें बताता हूं। उससे पहले सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये आपने जो घिरनी बनाई है उसमें दोनों तरफ तनाव समान कैसे कर दिया, है ना। दोनों तरफ तनाव जो है वो समान कैसे हो गया, तो ये भी सोचेंगे हम कि दोनों तरफ तनाव समान कैसे हो गया। तो देखो भैया यहां पर ये जो घिरनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो घिरनी है उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। घिरनी द्रव्यमानहीन
घर्षण रहित है ना, इसकी सतह पर कोई घर्षण नहीं है और ना ही इसका कोई द्रव्यमान है ना। तो अगर ऐसा होता है, अगर इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है और इसकी सतह पर कोई घर्षण नहीं होता है बेटा, तो ही हम मानेंगे कि इस घिरनी में दोनों तरफ तनाव बराबर है। तो दोनों तरफ तनाव समान होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों तरफ तनाव समान होने वाला नहीं है, फिर हमें इसे T1 T2 बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो चलो सर FBD खेलते, चलो खेलें। तो यहाँ पर M के जीवन के बारे में सोचेंगे तो सर इसपे नीचे mg लगेगा, ऊपर की तरफ T लगेगा, तो T बराबर mg हो गया। तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। क्यों T बराबर mg? क्योंकि उसमें अरे लटका हुआ है, गति थोड़ी ना कर रहा है। ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक के जीवन के बारे में था। अब अगर मैं घिरनी के बारे में सोचूं तो घिरनी के जीवन के बारे में क्या होगा? देखो घिरनी पर सर ये गोल घिरनी है, तो इस घिरनी पर एक तनाव T इधर लग रहा है, एक तनाव T नीचे की तरफ लग रहा है और एक तनाव T' ऊपर की तरफ लग रहा है। हो एक तनाव T नीचे लग रहा है, इधर भी एक तनाव T लग रहा है, ऊपर की तरफ तनाव T' लग रहा है। मतलब कि मुझे ये समझ में आया सर कि नीचे की तरफ T लग रहा है और एक और T लग रहा है और ऊपर की तरफ T' लग रहा है। मतलब T' जो हो जाएगा वो 2T हो जाएगा या 2mg हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक घिरनी निकाय है तो वह अगर ऊर्ध्वाधर रूप से लटक रहा है तो उसमें जो घिरनी होगी उसे ऊपर की तरफ जो तनाव लगाना पड़ेगा वो दुगना होगा इस तनाव के। हर घिरनी में यही होगा कि अगर एक घिरनी है उसमें ऊपर की तरफ तनाव देखोगे तो बेटा ये जो नीचे दोनों तनाव है उसका दुगना होगा। जैसे मान के चलो कि यहां पर मैंने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ये एक और घिरनी लगा दी। डरना मत, जो डर गया सो मर गया। यहां पर एक और द्रव्यमान लगा दिया, यहां पर द्रव्यमान लगा दिया 4 किलो का, 4 किलो का द्रव्यमान है। अब हमें बताना है कि इस रस्सी में तनाव T, आपको T का मान ज्ञात करना है। T का मान ज्ञात कीजिए। तो एकदम आसान सी बात है, T का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर से T का मान कैसे ज्ञात करूं मैं? तो देख बेटा यहां पर जो है इसमें ऊपर रस्सी में तनाव बताओ, यहाँ पे तनाव बताओ। तो इतना पक्का है सर कि इस पूरी रस्सी में तनाव कुछ ना कुछ होगा। और वो तनाव कितना होगा तुम्हें पता है। इसी प्रकार से उसके ऊपर वाली रस्सी में तनाव कितना होगा, अभी हमने समझा कि सर इस रस्सी में जो तनाव होगा वो T होगा। तो इस रस्सी में पूरे इसमें एक तनाव T नीचे की तरफ होगा, इस पूरे इसमें इधर T होगा, इधर T होगा। अच्छा, फिर इस रस्सी में जो तनाव होगा वो 2T होगा। कितना होगा? 2T होगा और इस पूरी रस्सी में तनाव 2T होगा। और जो सबसे ऊपर वाली रस्सी है उसमें तनाव का मान बताना था हमें। सबसे ऊपर वाली रस्सी में तनाव का मान क्या होगा? देखो इस रस्सी में जो तनाव होगा बेटा वो तनाव कितना हो जाएगा सर? ये तनाव हो जाएगा 2T 4T हो जाएगा, है ना। तो देख एक घिरनी है, दो नीचे है, दो रस्सियां, तो उसमें TT, तो उसके ऊपर 2T, फिर उसके बाद में इसमें 2T, इसमें 2T, इसमें 2T, तो उसमें 4T।
कितना हो जाएगा 4t, और हमारा जो t है वो 4 mg के बराबर होगा। t जो है वो mg के बराबर होगा। इसका एफबीडी फिर से बनाएंगे तो t जो होगा वो कितना हो जाएगा सर, वो 4g के बराबर हो जाएगा 4 kg का, इसलिए 4g के बराबर हो जाएगा। और सबसे ऊपर वाली रस्सी में जो तनाव होगा वो 4t होगा, मतलब मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 4g या 16g न्यूटन का तनाव होगा, या 160 न्यूटन हम लिख सकते हैं। फिर से देख लो, यहाँ पे t है, यहाँ पर t है, इस पूरे में t होगा, इस पूरे में 2t होगा, इसके ऊपर 4t, अगर और एक और गिरनी होती तो 4t होता, उसके ऊपर 8t होता, तो चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है कहानी? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट से प्रकार के सवाल की हमने शुरुआत करी घिरनी निकाय में। अभी हमने जो कंडीशन डिस्कस करी ये सब कुछ विराम अवस्था में थे या स्थिर थे। अब हम आगे बढ़ते और इसमें कंडीशन डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको सर नीचे ना जमीन पे बनाते हुए एक और द्रव्यमान बना दूं तो क्या ये चलने लग जाएंगे? बिल्कुल ये चलेंगे। उसी के ऊपर अब चर्चा करते हैं। देखो एक आखिरी सवाल कर देंगे अब, है ना, फिर हम अगली क्लास में ही करेंगे इस चीज को। आगे घिरनी निकाय पे हमें बहुत सारी चर्चा करनी होती है, लेकिन वो सब हम अगली क्लास में करेंगे। एक आसान सा सवाल कर लेते हैं हम। मान के चलो कि यहां पर एक द्रव्यमान रखा गया है ना। घिरनी तो हमें समझ में आ गया सर कि हाँ ये घिरनी है, उसे गोल गोल होगी घिरनी, इस पे सवाल बनेंगे, है ना। इसमें जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सवाल होता है कि घिरनी लगा देंगे, उसमें इधर भी द्रव्यमान लगा देंगे, इधर भी द्रव्यमान लगा देंगे, है ना। तो उसमें बहुत सारी बातें करनी है, वो हम आने वाली क्लास में करेंगे। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा एक सिंपल वर्जन पे बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर ये एक रस्सी है और ये घिरनी है ना। ये घिरनी जो है ये इधर टेबल के कोने से बंधी हुई है और एक रस्सी जो है वो इस पे से घूमती हुई नीचे जा रही है। ठीक है, अभी के लिए हमने बोल दिया कि इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। और ये जो घिरनी है, घिरनी के आसपास से ना, ये जो घिरनी है इसके इधर उधर से साइड से, मतलब एक बार ऊपर से और एक बार इसके, मतलब इधर से गई और इधर से रस्सी नीचे चली गई ना। मतलब कि कुल मिला के मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जो रस्सी है इसमें 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि इस निकाय का त्वरण, निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो निकाय का त्वरण कैसे कर सकते हैं हम? तो देखो बेटा, यहां पर सबसे पहली बात तो यहां पर यह जो सतह है, जो टेबल है, वो घर्षणहीन है। हम जो भी मानेंगे वो सब कुछ अभी आइडियल कंडीशन है, घर्षण नहीं है ना। घर्षण वर्ग से चैप्टर ही पढ़ेंगे तो सब घर्षण आ जाएगा तो पता चल जाएगा क्या चल रहा है यहाँ पर। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो भैया, इसमें तनाव कहां लगेगा वो जांचना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो सर, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु, तो इसमें तनाव आगे की तरफ होगा, इसमें तनाव इस तरफ होगा। अच्छा, अब रस्सी जो है वो किसी घिरनी पे से गई है, लेकिन जो घिरनी है बेटा, घिरनी का खुद का कोई भी द्रव्यमान या उसकी सतह पे कोई घर्षण नहीं है। तो घिरनी के इधर और घिरनी के इधर तनाव बराबर होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सर ये जो द्रव्यमान होगा m2, इस पे एक बल आगे की तरफ लगेगा तनाव के रूप में, और वही तनाव m1 पर ऊपर की तरफ लगेगा ना। थोड़ा सा बढ़िया सवाल। तो यहां पर पहले तनाव को लिख देते हैं t, ये तनाव आ गया t, ये तनाव आ गया t, ये भी आ गया t, ये भी आ गया t। अब अगर ये सब कुछ टी आ चुके हैं तो ये जो m2 होगा, m2 उसका एफबीडी बनाकर देखते हैं, है ना। m2 का एफबीडी बनाकर देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है। तो देखो यार, ये m2 के जीवन में देखते हैं तो सर m2 पर, है ना, m2 पर m2g तो नीचे लग ही गया। अरे भैया कुछ नहीं तो धरती माँ का प्यार तो हमेशा रहेगा। तो m2 पर m2g तो नीचे लगेगा ही लगेगा हमेशा। और एक नॉर्मल लग रहा है इस पे ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि ये सतह पे रखा हुआ है, कि सतह पे रखा हुआ तो इस पे नॉर्मल तो लगाना ही पड़ेगा मेरे को। और एक तनाव T आ गया आगे, बस और कुछ नहीं हो रहा है। और इसका त्वरण हो रहा है A आगे की तरफ। इसका त्वरण क्या हो रहा है? A आगे की तरफ हो रहा है। तो T तनाव, नीचे m2g, ऊपर नॉर्मल। क्लियर है कहानी? अच्छा सर, अब ऐसे ही अगर मैं m1 के जीवन के बारे में सोचूं, m1 के जीवन के बारे में सोचूं, अच्छा इसका समीकरण लिख दूं क्या साथ में?
इसके समीकरण साथ ही में लिख देते ना, कोई दिक्कत नहीं है। y दिशा में तो गति नहीं कर रहा है, तो y दिशा में तो एफ नेट जो होगा वो 0 होना चाहिए। तो मैं y दिशा से लिख सकता हूं सर नॉर्मल बराबर होगा m2g के, नॉर्मल बराबर होगा m2g के। अच्छा, इसी प्रकार से x दिशा में क्या हो रहा है, x दिशा में तो x दिशा की सर बात करें, एफ नेट x दिशा की बात करें तो वो ma के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि x दिशा में ये गति कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा तनाव बराबर m2a। क्यों? क्योंकि y दिशा में ये गति कर रहा है, x दिशा में x दिशा में गति कर रहा है, y दिशा में गति नहीं कर रहा है ना। थोड़ा विचित्र और बढ़िया सा सवाल है। तो यहां पर अब हम इसी प्रकार से M1 का FBD बना लेते हैं। M1 के जीवन में सर कोई बड़ी बात नहीं है, M1 पे M1G नीचे लग रहा है और तनाव T ऊपर लग रहा है, और कुछ भी नहीं लग रहा है। M1G नीचे की तरफ लग रहा है और तनाव T ऊपर की तरफ लग रहा है। इस पे है ना, इस पे कोई अभिलंब प्रतिक्रिया बल मत बना देना, नॉर्मल मत बना देना, इसलिए मैंने टेबल ऐसी बनाई। ऐसे कुछ तेजस्वी बच्चे हैं हमारे बीच में, उनको लगता है सर ने टेबल ऐसी बना दूं क्या तो ये यहां से टकरा जाए। अरे नहीं टकरा रहा है बेटा, नहीं टकरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें ना। इसलिए टेबल को मैं काट के इधर बना दिया ताकि वो और कहीं नहीं टकराए। तो M और नीचे M1G और ऊपर की तरफ T, ये कहां जाएगा? तो कॉमन सेंस की बात है सर कि जैसे ही छोड़ेंगे तो ये पूरा निकाय ऐसा घूम रहा है, तो इसमें तो त्वरण आगे आपने बना दिया, इसमें उतना ही त्वरण नीचे की तरफ होगा। मतलब इसका त्वरण नीचे की तरफ है। वाह भाई वाह। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, देखो बेटा यहां पर लिख सकते हैं सर M1G माइनस T बराबर होगा M1A के। M1G माइनस T, क्योंकि M1G बड़ा है T छोटा है, तो M1G माइनस T बराबर होगा M1A के। तो अब मैंने इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिया। तो आप चाहो तो इन दोनों को मिलाकर यहां से त्वरण ज्ञात कर सकते हो और तनाव भी ज्ञात कर सकते हो। कितना आएगा देखो ध्यान से। तो सर T का मान उठा के वहां रख दे, या 1 और 2 को जोड़ दे, 1 + 2 कर दो, 1 + 2 कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, M1G माइनस T बराबर M1A और 2 कितना है, T बराबर M2A। तो जोड़ दो, T ने T को मार दिया, तो यहां से हो गया M1G बराबर M1A प्लस M2A। तो इसमें से A कॉमन आ जाएगा, अगले पेज पे लिख देते हैं। यहां पर हो जाएगा M1G बराबर M1 प्लस M2 इंटू A के, या A का मान आ जाएगा M1G बटा M1 प्लस M2। ये त्वरण आ गया। मतलब इतने त्वरण से यह निकाय गति करेगा नीचे, ये नीचे की तरफ जाएगा, वो आगे की तरफ जाएगा। रुको ठहरो जरा, अभी आ रही है शॉर्ट ट्रिक। उससे पहले मैं तुम्हें तनाव बता देता हूं। तनाव कितना होगा, तनाव होगा M2A के बराबर। तनाव कितना होगा, M2A के बराबर। चाहो ना इससे लिख लो, तो T का मान आ जाएगा M2 इंटू A और A आ चुका है M1G बटे में M1 प्लस M2। ठीक है क्या सर, मैं इसको सीधे सोच सकता था सर, वहां पे शॉर्ट ट्रिक की बातें करती थी, तो यहां पर भी मुझे कुछ बता दो कि त्वरण कैसे निकाल लूं मैं। देखो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा बस। ये सोचो कि क्या इस निकाय को चलाने के लिए मैं कोई बाहर से बल लगा रहा हूं? मैं कोई बाहर से बल नहीं लगा रहा हूं। यहां पर अगर मैं M1 को बहुत छोटा भी रख दूं, है ना, और M2 को कितना भी बड़ा रख दूं, या M1 को बहुत बड़ा रख दूं, M2 को बहुत छोटा रख दूं, क्या होगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये आगे, ये हमेशा आगे बढ़ेगा और ये हमेशा नीचे जाएगा। 100% वाली बात है। अरे और क्या हो जाएगा, उड़ थोड़ी ना जाएगा। तो अगर मैं सोचूं और ध्यान से इसको शॉर्ट ट्रिक से एसपी स्टार मेथड से करना चाहूं, तो मैं कैसे एक लाइन में सोच सकता हूं? अगर ये एक लाइन में सोच लेगा तो आने वाली क्लास में जो सवाल होंगे वो भी तुम बिना एफबीडी के सॉल्व कर ले जाओगे। त्वरण क्या सिखाया था? त्वरण सिखाया था सर आपने एफ नेट, या वह बल परिमाणी जो इसे खींच रहा हो या धक्का लगा रहा हो, बटे में कुल द्रव्यमान। तो अब ये बताओ मुझे कि यहां पर कुल द्रव्यमान कितना है? तो सर कुल द्रव्यमान है M1 प्लस M2। अच्छा, तो बटे में M1 प्लस M2 तो आ गया। अब इस पूरे निकाय को कौन चला रहा है?
कौन चला रहा है ये बताओ। मतलब क्या हुआ कि इसमें त्वरण आया? सर यहां पर अगर इसमें नीचे की तरफ M1G नहीं लगता या धरती मां का प्यार इसे नहीं बुलाता, नहीं पुकारता, तो ये नीचे नहीं जाता, और ये नीचे नहीं जाता तो ये आगे नहीं जाता। मतलब पूरे निकाय को कौन चला रहा है? केवल एक चीज चला रही है, धरती मां का प्यार। वो किस पे लग रहा है? M1 पर। तो इंटू M1G इज द नेट फोर्स। ये त्वरण आ गया स्वाद। M1G अपॉन में M1 प्लस M2 विल बी द त्वरण। कैसे भैया? क्यों? क्योंकि इस पूरे को यही खींच रहा है और कोई नहीं है। सर इस पे भी लग रहा है M2G। अरे M2G तो नॉर्मल को बैलेंस कर गया, उसका कोई चक्कर ही नहीं है। आया मजा? अच्छा सर तनाव सीधे सीधे हो सकते थे क्या? बिल्कुल। M2 को कौन चला रहा है? M2 को केवल एकलौता बल चला रहा है, तनाव बल। M2 को कौन चला रहा है? तनाव चला रहा है। तो M2 को अगर तनाव चलाएगा तो ये हो जाएगा तनाव बराबर M2 इंटू त्वरण। तनाव बराबर M2 इंटू त्वरण। तो त्वरण कितना? ये रहा, उठा के रख दो तो तनाव आ जाएगा। क्लियर? वो सोच कि वो तनाव अकेले को किसको चला रहा है। सर इससे भी निकाल सकता था, इससे भी निकालता, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्लियर है कहानी? तो ऐसे हम घिरनी वाले सवाल थोड़े बहुत कर सकते हैं। इन पर और भी चर्चा करेंगे। इसमें मतलब वैल्यू के साथ भी एक दो सवाल मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा बेटा। तो अभी की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। 2 से 3 सवाल आ रहे हैं आपकी तरफ बढ़िया से क्विज के रूप में। जल्दी से इनका जवाब बता दो ताकि हम फिर से अगली क्लास में मिल पाए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने। 2 द्रव्यमान वाली रस्सी, 2 किलो द्रव्यमान वाली रस्सी, ये रस्सी का खुद का 2 किलो द्रव्यमान बोला है भैया। छह किलो पर 60 न्यूटन का बल लगाया है। ए, बी एवं सी बिंदु पर तनाव क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप कर ले गए तो नीट में सिलेक्शन 90% कंफर्म कर दिया आपने। बहुत बढ़िया सवाल है ना? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा इनफैक्ट बहुत ज्यादा भी सोचना पड़ सकता है। या बिना सोचे भी अगर तुम्हारे दिमाग में एक बात आई कि तनाव किस पे ज्यादा होगा ए बी सी बिंदु पर से, तो उससे भी सोच सकते हो बिना पेन उठाए। चलो वो तो ट्रिक से बताएंगे हम, एक बार पहले खुद से सोचो। चलो भैया टाइम अप। इस सवाल को बिना पेन उठाए आप आसानी से कर सकते हो, बिना मजदूरी के। ऐसा लगा सर ये तो अब हम गए काम से, खतरनाक सवाल आ गया हमारे पास। पहले कॉमन सेंस से चारों ऑप्शन देखो। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 60-60-60 और दूसरा चौथा ऑप्शन है 20-20-20। क्या अगर एक रस्सी में द्रव्यमान सतत रूप से वितरित है तो हर एक बिंदु पे जो तनाव होगा वो अलग अलग होगा या समान होगा? तो सर अगर हर एक बिंदु पे पूछो आप तो तनाव तो अलग अलग होना चाहिए। तो मतलब डी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। अगली कॉमन सेंस की बात कि अगर मान के चलो सी बिंदु पर मैं आपसे तनाव पूछूं और ए बिंदु पर पूछूं और बी बिंदु पर पूछूं, तो क्या इतना बोल सकते हो कि सर सी बिंदु पर जो तनाव आएगा उसे केवल 4 किलो को खींचना है, बी बिंदु पर जो तनाव आएगा उसे उसके पीछे वाले। अरे ये तो मैंने सिखाया था ना भैया कि अगर, अरे यार भाई साहब सब सपाट, सब कुछ सपाट कैसे चलेगा रे बबीता जी कि बताइए कैसे हो पाएगा? यहां पर मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर तुम्हें इस डोरी में तनाव निकालना हो, इस डोरी में तनाव निकालना है, सबके लिए मैं ट्रिक बताई थी कि इसका तनाव क्या हो जाएगा, इसका तनाव हो जाएगा सर M3 इंटू त्वरण होगा F1 प्लस M2 प्लस M3। इसका तनाव निकालोगे, इसका तनाव, तो यहाँ का तनाव क्या लिखना सिखाया था मैंने, T2 बोल देते इसके तनाव को, वो बोलने के सिखाते हैं पीछे वाले जो सारे ब्लॉक है उसको खींचना है उसे। तो यहां पर हो जाएगा M3 प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3
या सीधे अभी के त्वरण लिख देते हैं m1 ये सिखाया था मैंने तुम्हें कि उसके पीछे कौन कौन है इस बात पर निर्भर करता है कि तनाव कितना आएगा। तो भैया यही तो जिंदगी का मजा है कि सर जितने पीछे वाले ब्लॉक पे देखेंगे तो तनाव पीछे कम होता जाएगा, आगे वाले पे तनाव ज्यादा आएगा क्योंकि उसको पूरे को खींचना है, और पीछे को तो आप उसको और कम को खींचना है, और पीछे को उसको और कम को खींचना है। ऐसे ही है तो जो वर्टिकल में देखा था कि जितना नीचे जाएंगे उसका तनाव कम होता जाएगा क्योंकि संभालना कम को है। तो कॉमन सेंस की बात है कि सी पर तनाव कम होगा, सी पर तनाव सबसे कम होगा, बी पर थोड़ा ज्यादा होगा, ए पे सबसे ज्यादा होगा। थर्ड आंसर आ गया। कहां लगे हो चक्कर में, कोई नहीं हमारी टक्कर में। चलो भैया, नहीं मैं बहुत भला इंसान हूं, चिंता मत करो, एक बार करके बता देता हूं, है ना। देखो, चाहे जो भी कंडीशन हो, ए बी सी डी तीनों में से, ए बी सी तीनों में से कहीं का भी त्वरण निकालना है, क्या तुम ऐसा बोल सकते हो? सवाल अच्छे है क्विज में ना, लॉजिकल सवाल है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर जो त्वरण होगा वो होगा कुल बल बटा कुल द्रव्यमान कितना है, 6 किलो प्लस 2 किलो की रस्सी प्लस 4 किलो उसके पीछे, तो क्या 60 बटा 12 ही होगा ना ये, हाँ, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया। तो इस पूरे निकाय का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण रहने वाला है। अब बेटा देखो, अगर मुझे ए बिंदु का तनाव निकालना है, ए बिंदु का, तो ए क्या करूंगा मैं, ए बिंदु पर से रस्सी को काटूं, ये जो पूरी है रस्सी उसको एक डब्बे में बांध दूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एक 4 किलो का डब्बा है, एक 4 किलो का डब्बा है ना। उसके साथ ही उससे चिपका दो या एक और रस्सी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 किलो को मैंने इकट्ठा कर दिया, ये 4 और 2 को मिला दिया और उसके अंदर एक और रस्सी बना दी और यहाँ पे 60 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, अब ये ए बिंदु है, ए बिंदु, तो ए बिंदु पे क्या होगा भैया बताओ, ए किसको खींच रहा है, ए को किस को खींचना है, उसके पीछे कौन कौन है ना, क्योंकि अबे ये इन सबका जो त्वरण होगा वो कौन दे रहा है, तनाव दे रहा है। तो ये टी का मान कितना आ जाएगा सर, ये टी का मान आ जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है पीछे है सर 8 किलो का द्रव्यमान, नहीं सर 6 किलो का द्रव्यमान, एक्सट्रीमली सॉरी सर, 6 इंटू यहां पर 5 तो बराबर आ गया 30। देखा है ना, एक का तनाव 30 आया, देख ए का तनाव 30 आया। तो अच्छा एक सेकंड आंसर ए हो, बी होगा रे, बी होगा कि हमें ए बी सी का निकालना, मैंने बी ए सी का बता दिया आपको। ए में तनाव सबसे ज्यादा होगा, बी में और कम होगा, सी में सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा 30, तो देख 30 आया हमारा आंसर। इसी प्रकार से अब देख यहां पर बी बिंदु पर सोच, तो क्या करो, ये 2 किलो है तो 1 किलो को इसके साथ जोड़ दो, 1 किलो को उसके साथ जोड़ दो, तो यहां पर ये जो रस्सी बनी थी उसका 1 किलो का डब्बा मैंने इधर बना दिया। साथ ही साथ अब इसमें मुझे तनाव निकालना है और 1 किलो का डब्बा और आगे बना दिया, और एक इसके आगे 6 किलो का डब्बा तो था ही था। तो अब यहां पर हो गया 60 न्यूटन। तो देखो भैया क्या शॉर्ट ट्रिक से सिखाते हैं एसपी सर ने बोला कि ये किसको खींचेगा सर, इस पूरे को खींचेगा, तो इस पूरे को खींचेगा तो इसको कितना बल देना पड़ेगा सर, ये पूरा पीछे द्रव्यमान है 5 किलो और यहाँ पे त्वरण है 5, तो मतलब आना चाहिए 25। देख आ गया रे, 25 आ गया, ये बी बिंदु आ गया, ये ए बिंदु आ गया। ऐसे ही सी बिंदु के लिए भी क्या सोच सकते हो कि सी बिंदु को किसको खींचना है, पीछे 4 किलो को खींचना है, 4 किलो, त्वरण कितना लाना है 5, तो 4 इंटू 5 20। उड़ गए तोते क्या करें हम। अरे भैया आसान सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल वे में मैंने सवाल समझाया है, 2 तरीके से बताया, एकदम शॉर्ट ट्रिक और पूरा तरीका भी बताया। ओके, सो आखिरी सवाल क्वेश्चन का बढ़िया सा सवाल, पिछली क्लास में हमने जैसा करा था वैसा ही, एम्स 2018 का सवाल। इसमें टेंशन टीसी मान लो, इसमें टीबी मान लो, सी में तनाव बताना है आपको, यहाँ पर ऊपर 45 डिग्री बनेगा, नीचे भी 45 डिग्री बनेगा, घटक लो जैसे मैंने सिखाया था कल पिछली क्लास में, वैसा ही कर लो।
ये आसान है, क्यों? क्योंकि घटक इसमें बराबर होंगे, 45-45 डिग्री के कोण हैं। चलो भैया, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, है ना। अगर इन दो में से एक भी सही हुआ आपका, है ना, दो सवाल में से अगर एक भी सही हुआ तो बहुत ही बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो तुम। तो देखो भैया क्या करेंगे सर, इस बिंदु पर तनाव ऊपर की तरफ TC लिख देंगे और इस बिंदु पर तनाव TB लिख देंगे और नीचे तो एक तनाव लग ही रहा है। अच्छा, तो सर ये ए में जो तनाव होगा, चलो अगर ABC अच्छे लगता है तो 1 2 3 भी कर सकते हैं, ना, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 कर दो रे। चलो ये T, ये T1, ये T2, जैसे कल सॉल्व किया था वैसे एग्जैक्ट बना दिया फिर से। क्या ये बोल सकते हैं हम 20 किलो वाले से कि सर 20 किलो वाले पे 20G नीचे की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर तनाव T लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T बराबर 20 इंटू G या T बराबर 200 न्यूटन। T बराबर 200 न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इस बिंदु पे बात करते हैं, ये बिंदु जो है ना उसका एफबीडी बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इस बिंदु का एफबीडी। तो सर इस बिंदु पर एक T नीचे की तरफ लग रहा है, एक तनाव T1 इस तरफ लग रहा है और एक तनाव T2 इस तरफ लग रहा है। ठीक है, अब है चक्कर कोण का। तो देखो यार, ये कोण 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 होगा। इसी प्रकार से ये वाला 45 है, तो देखो यार यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला भी 45 डिग्री हो गया। इसलिए बोल रहा था दोनों कोण 45-45 डिग्री है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो यहां पर बस अब इसे हल कर देते फटाफट हम। ये होगा T1, ये होगा T2, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री में क्या होगा भैया, T2, अरे 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 भाई सर हम छोटे बच्चे डायरेक्ट मत करो। देखो इसके दो घटक होंगे, इसके भी दो घटक होंगे। ठीक है, T2 का एक ऊपर घटक आएगा T2 cos 45 और एक और घटक आएगा T1 cos 45 ऊपर की तरफ। इसी प्रकार से T1 का एक घटक नीचे की तरफ आएगा T1 sin 45 और T2 sin 45। तो देखो यार, विरामावस्था में मतलब सारे घटक बराबर होने चाहिए। तो परिमाणी बल अगर मैं x दिशा में देखूं F नेट, तो उसे मैं शून्य कर सकता हूं। तो इधर वाला बल और इधर वाला बल बराबर होना चाहिए, ये बल बराबर होने चाहिए। तो हो जाएगा T2 sin 45 बराबर हो जाए T1 sin 45। sin 45 का मान दोनों में बराबर आता है, तो हम लिख सकते हैं T2 बराबर T1। लो भैया, जिंदगी तो इसने ऐसी आधी आसान बना दी। ऊपर की दिशा में अगर मैं देखूं, y दिशा में अगर मैं देखूं, तो क्या होना चाहिए गुरुजी, ऊपर वाले दोनों बराबर होने चाहिए नीचे वाले के। तो जगह T2 cos 45 प्लस T1 cos 45 बराबर होगा T के। तो ये दोनों तो बराबर है ना। तो ये जगह T2 हमें निकालना है, T1 का मान निकालना है, T1 का मान निकालना है। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, T2 जगह T1 रख दिया ताकि मैं T1 का मान सीधे बता दूं। अरे T1 T2 बराबर है ना। तो जगह cos 45 मतलब 1/√2 प्लस T2 T1 1/√2। अच्छा सर, और ये T का मान कितना है, T का मान निकाला मैंने 200। तो सर यहां से T1 का मान निकालूं अगर मैं, T1 का मान निकालूं मैं अगर, तो देखो यहां पे इन दोनों को जोड़ दो। तो जगह, ओहो सर कैसे जोड़े इनको, अरे नॉर्मली जैसे जोड़ते वैसे जोड़ना बेटा। यहाँ पर लिख देता हूं, देखो इसको मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा T1/√2 प्लस T1/√2 को मैं लिख सकता हूं 2T1/√2। ये बराबर है 200 के, ये भी बराबर है 200 के। तो देखो यार, ये 2 से ये 2 कट गया, तो T1 का जो मान आ गया वो आ गया 100√2। ये हमारा आंसर है 100√2। तो सर 100√2 कितना होगा, 141। √2 का मान होता है 1.414। तो यही है आसान सा सवाल, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है बेटा।
चलो, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, है ना। 1 मिनट रिवीजन में वैसे ऐसा कुछ खास था नहीं, क्योंकि आज हमने सवाल ही सवाल करे, ठीक है। बस डोरी वाले में ये ध्यान रखना आपको कि डोरी वाले में जहां भी डोरी हो तो उसको काट कर हमें अलग अलग डब्बों में डाल देना है। और इसके अलावा अगर रस्सी में तनाव हो ना हो कुछ भी हो, चाहे हमारे त्वरण का फॉर्मूला जिंदाबाद, एफ नेट बराबर जो होता है वो m1 प्लस m2 या m कुल के बराबर होता है। और अगर आपको कहीं भी तनाव निकालना है तो तनाव क्या लिख सकते हो, तनाव लिखोगे सर तनाव क्या है, बल है, तो द्रव्यमान उसका द्रव्यमान गुणा वहां का त्वरण। और बाकी जो भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है बेटा वो ध्यान रखना, उससे पूरा एनएलएम आपका चुटकी बजा बजा के आंसर निकालोगे तुरंत, है ना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अगर तुम्हारे साथ कोई जेईई का बच्चा पढ़ता हो, कोई नीट का बच्चा पढ़ता हो, तो उसको यही सवाल देना और तू भी यही सवाल करना, है ना। और वो कितनी देर लगाते हो और तुम कितनी देर लगाते हो वही तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तुम तुरंत बताओगे अच्छा इसके पीछे वालों को ये इसके पीछे वालों को खींचना है, अरे यार ये पूरे द्रव्यमान गुणा त्वरण, वो एफबीडी बनाता रह जाएगा और तुम बिना एफबीडी के सॉल्व कर ले जाओगे। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क हर बार की तरह ऐप में ही मिल जाएगा। अगली क्लास में रस्सी में तनाव पर, है ना, हम घिरनी निकाय जो पढ़ रहे थे, घिरनी निकाय, इसमें और चर्चा करेंगे और स्प्रिंग बल के बारे में जानेंगे। घिरनी निकाय भी हमारा बच रहा है, उसको हम करेंगे और स्प्रिंग बल पे चर्चा करेंगे। चलो बेटा, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त